हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं एलन मिथिला यूनिवर्सिटी का जो हमारा पार्ट थर्ड का कॉमर्स का बीकॉम पार्ट थर्ड का सिलेबस है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पार्ट थर्ड में पढ़ना है और उन सब्जेक्ट के अंदर आपका क्या सिलेबस है। तो चलिए, हमारा जो पार्ट थर्ड का कोर्स है उसमें मेनली हमारा 4 पेपर है जो ऑनर्स का है और 1 पेपर जनरल का है। कितना पेपर है? 4 पेपर ऑनर्स का है। अकाउंट ऑनर्स वालों के लिए है। ये किसके लिए है? केवल जो अकाउंट ऑनर्स के बच्चे होंगे उनके लिए है, ये मार्केटिंग ऑनर्स वाले के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा पेपर 5 है वो क्या है? फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो कि है हमारा 100 मार्क्स का। पेपर 6 जो है हमारा वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी है हमारा 100 मार्क्स का। उसके बाद पेपर 7 में है हमारा टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो जिसे हम जनरल लैंग्वेज में इनकम टैक्स कहते हैं। उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। ये चारों पेपर जो है वो हमारा जो है वो कितने कितने नंबर का है? वो 100 मार्क्स का है। ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। चलिए, अब जो हमारा बचा एक लास्ट पेपर जो होता है जनरल पेपर, जनरल सेक्शन जो जीएस वगैरह से पूछा जाता है, जनरल स्टडीज वगैरह से इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं। अब हम जो आइए, अब हमारा जो पहला 5वां पेपर है, मतलब कि 4 ऑनर्स पेपर है, जिसमें 5वां जो पेपर है वो क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इसमें यूनिट 1 है। यूनिट 1 के अंतर्गत है आपका कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड कवरेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध का अवधारणा को बताना है, उद्देश्य को बताना है और उसके क्षेत्र को बताना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन, वित्त का जो कार्य होता है उसको बताना है। रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं, जो फाइनेंस का मैनेजमेंट को देखते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनेंस मैनेजर। उसका रोल क्या है हमारे बिजनेस में, उसको बताना है। अब आते हैं हम अपने यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 में 2 टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। पहला टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा टॉपिक है हमारा लिवरेज। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कि इसका हिंदी में आपको बताएं तो वित्तीय कैपिटल स्ट्रक्चर का अवधारणा को और उसके महत्व को के बारे में पढ़ना है। फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं, तत्व होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन होता है, इसके बारे में पढ़ना है। इससे रिलेटेड कुछ जो वीडियोज हैं वो हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, आप उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दूसरा है हमारा टॉपिक यूनिट 2 का लीवरेज। लीवरेज क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंसिंग लीवरेज कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखना है। अब आइए हमारा यूनिट नंबर 3 पे, जिसका टॉपिक है, इसमें भी 2 टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। पहला टॉपिक है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, दूसरा टॉपिक है हमारा डिविडेंड डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंतर्गत आता है नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, जो हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उसका नेचर क्या होगा। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन क्राइटेरिया, हम इन्वेस्टमेंट को जो इवेल्युएट करेंगे कि कहां हम अपना पैसा लगाएंगे तो हमारा अच्छा इनकम होगा, उसको जो हम इवेल्युएट करते हैं वो पढ़ना है। और पे बैक पीरियड, एनपीवी पीरियड, आईआरआर पीरियड और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में हमें देखना है। अब हम आते हैं अपने डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में बच्चों है यहां पर क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, मतलब कि डिविडेंड लाभांश का अवधारणा पढ़ना है, उसका रिटेन्ड अर्निंग जो रोकी गई आय होती है उसके बारे में पढ़ना है। डिविडेंड पॉलिसी इन प्रैक्टिस, डिविडेंड पॉलिसीज कितने तरह के होते हैं, इसमें बहुत सारे पॉलिसीज आते हैं, एमएम के द्वारा दिया गया है, और 2 मेन पॉलिसीज को पढ़ना होगा आपको। साथ में मैं बता दूं, और हमारा 2 यूनिट और बचा हुआ, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला यूनिट 4 नंबर यूनिट है हमारा, जिसमें पढ़ना है 2 टॉपिक है। एक है, देखिए इसमें 2 पार्ट है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, दूसरा इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पार्ट है, जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस और सिक्योरिटी मार्केट सेबी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट को जानना है, विनियोग के कॉन्सेप्ट को, विनियोग मीडिया मतलब किस किस माध्यम से हम इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद हमको देखना है इन्वेस्टमेंट आउटलेट,
इन्वेस्टमेंट का क्या आउटले होगा उसको, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए हमको पढ़ना है सिक्योरिटी एनालिसिस। जो सिक्योरिटी क्या होता है, जो शेयर वगैरह होता है उसको जब एक साथ जमा कर देते हैं तो वो सिक्योरिटीज हो जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को। फंडामेंटल एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस 3 तरह का होता है। एक इकोनॉमी का एनालिसिस होता है जिसे मार्केट एनालिसिस भी कहते हैं, दूसरा इंडस्ट्री का एनालिसिस पढ़ना है हमको, और तीसरा हमको कंपनी का सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है एक टॉपिक रिस्क एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर जो रिस्क होता है और रिटर्न होता है उसको क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अब हमारा यूनिट 5 जो है वो है सिक्योरिटीज मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज इन द इंडिया, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना है। मतलब कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आप 11th-12th में भी पढ़े होंगे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी पढ़े होंगे, वो पढ़ना है फिर से। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है उसको पढ़ना है। बीएसई, नेशनल स्टॉक एंड बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, ऑनलाइन ट्रेडिंग, सेबी वगैरह के बारे में इसमें पढ़ना है। तो इसके लिए आप एसपीपीटी का एक आता है फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, उसका बुक प्रीफर कर सकते हैं। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि बुक अंग्रेजी में ही पढ़े, क्योंकि आगे जाके आपको इंग्लिश का ही सामना करना पड़ेगा। वैसे हिंदी में भी इसका बुक अवेलेबल है, आप मार्केट से एसपीपीडी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं या कोई भी पब्लिकेशन जो आपको अच्छा लगे। अब हम आते हैं अपने पेपर 6 पे। हमारा जो पेपर 6 है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने इससे पहले पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये एक अलग पार्ट है जिसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो यूनिट है उसमें पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी आइडिया लेना है सबका। उसमें मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कि इसको हिंदी में आप कह सकते हैं जो मैनेजर के द्वारा अकाउंटिंग की जाती है, प्रबंधकीय लेखांकन। और कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन के बारे में पढ़ना है, उसके नेचर और स्कोप के बारे में। तब हमें पढ़ना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस, मतलब कि प्रबंधकीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन के बीच के अंतर को हमको पढ़ना है। टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके बाद जो टूल्स वगैरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग और में यूज होता है उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का कंप्यूटेशन मतलब कॉस्ट को कैसे गणना करते हैं उसके बारे में पढ़ना है दूसरे यूनिट में। इसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के एलिमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उसके कंपोनेंट को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉन्साइल स्टेटमेंट। इतना आपको पढ़ना है किसमें, यूनिट 2 में। इसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 3 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस पढ़ना है और कंपटीशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस। यहाँ पर मटेरियल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस लेबर के बारे में आपको पढ़ना है। लेबर वेरिएंस आप लोग में नहीं पूछा जाता है ज्यादातर। अब आइए अपने यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है फाइनेंशियल एनालिसिस। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, फंड फ्लो नहीं शायद पढ़े होंगे। तो ये तीनों चीज को यहाँ पढ़ेंगे। और यूज इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, और इसका यूज हम फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में किस तरह से करते हैं और इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक ब्रेक इवन पॉइंट। शायद आप लोग इससे अच्छी तरह से परिचित होंगे। जहां ब्रेक इवन पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जहां पर कि प्रॉफिट और लॉस अराइज नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉफिट की कंडीशन में होती है ना लॉस के कंडीशन में होती है। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे इसको कंप्यूट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को, और इसका एनालिसिस कैसे हम करते हैं इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब आ जाइए अपने 7 नंबर, जो कि बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डर लगता है, और मैं कोशिश करूंगा कि इनकम टैक्स का वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा दूं अपने चैनल पर। इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ वीडियोज हैं जो कि आपके हमारे चैनल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके अवेलेबल है, उसे आप देखिए। टैक्सेशन का मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन, वीक में 2 दिन आपको लगभग 30-30 मिनट का वीडियो, 1 घंटे का वीडियो आपको दूं और आपका तैयारी को और बढ़िया कर दूं। चलिए, अब यूनिट 1 है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, मतलब कि इंट्रोडक्टरी आइडिया। जैसे कि आप पहले दिन क्लास में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपका नाम, आपके पापा का नाम, उसी तरह इनकम टैक्स के बारे में छोटा सा जानकारी आपको लेना है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस, वो जो व्यक्ति है जिसका हम
कंप्यूट करेंगे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है, वो नॉन रेसिडेंट है। आगे आपको बहुत विस्तार में मैं इस सब के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब आइए हमारा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। किसी भी इंडिविजुअल हो या फर्म हो या पार्टनरशिप हो या जिसका भी हो, हम टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। इनकम एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स। कुछ इनकम ऐसे भी होते हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब यूनिट 2 में आ जाइए, हेड ऑफ इनकम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। मतलब कि इनकम का 5 हेड होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। इन पांचों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इनका कंप्यूटेशन के किस तरह से इनका गणना होता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद आ जाइए यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकालेंगे इसकी गणना करेंगे। टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, किस तरह से टैक्स की लायबिलिटी इंडिविजुअल पर होती है, किस तरह से उसको पे करना है होता है। और प्रोविजन फॉर फिलिंग द ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी, किस तरह से इनकम टैक्स का जो रिटर्न भरना है उसका जो प्रोविजन होता है उसके बारे में, और इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है। आगे आ जाइए सर्विस टैक्स, कॉन्सेप्ट एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ चार्ज ऑफ सर्विस टैक्स एंड वैल्यूएशन, पब्लिक सर्विस टैक्स एंड फिलिंग ऑफ रिटर्न, जीएसटी के बारे में यहाँ पे थोड़ा पढ़ना है। ये लगता है कुछ पुराना वैल्यू एडेड टैक्स का भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसको मेनली जीएसटी के बारे में पढ़ना है। मैं आपका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 पूरा वीडियो यूट्यूब पर करवा दूंगा, जिससे कि आपका 3 यूनिट अगर कंप्लीट हो जाता है तो अब आप अच्छे स्कोर कर लेंगे, और चौथे 5वें का मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा दूं। चलिए अब आइए प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। आप लोगों ने सीए का तो नाम सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबका इच्छा होगा कि हम आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन इस सिलेबस को बताने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं। इंडिया में जब हमारा कंपनीज एक्ट आया 1956, उसके बाद ये मैंडेटरी कर दिया, मतलब ये फिक्स कर दिया कि अब जो कोई ऑडिट का काम करेगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। उसमें भी 2 मेंबर होते हैं, एक फेलो मेंबर होते हैं और एक एसोसिएट मेंबर होते हैं। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग अंकेक्षण हिंदी में से कहते हैं। इसका डिफिनीशन पढ़ना है, इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पढ़ना है, इसका महत्व पढ़ना है। क्लासेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट के बारे में पढ़ना है, जो ऑडिट कैसे होता है। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर की क्वालिटी, ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है हमारा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑडिट, वाउचिंग के बारे में पढ़ना है। जैसे पहला है ऑडिट नोटबुक, दूसरा है इंटरनल चेक, तीसरा है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो इंटरनल पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है। इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में पढ़ना है। और तीसरा है हमारा कंपनी ऑडिट, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, मतलब कि कंपनी का ऑडिट किस तरह से होता है। देखिए ऑडिट करना हो तो हम कर सकते हैं, छोटा जो फर्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में भी, लेकिन इसमें कोई लीगली मतलब वैधानिक तौर पे इसमें नहीं कहा गया कि इसका ऑडिट करना जरूरी है। समझ गए? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंपनी का ऑडिट का। इसमें अपॉइंटमेंट मतलब उसको हम किस तरह से अपॉइंटमेंट करते हैं, उसका रेम्यूनरेशन क्या, सैलरी वगैरह क्या होगा, उसका ड्यूटी क्या होगा हमारे कंपनी के प्रति, लायबिलिटी क्या होगा, उसका राइट क्या होगा। और ऑडिट ऑफ फाइनल रिपोर्ट, अकाउंट एंड कंपनी, माई डिविजिबल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, इन सब सारे चीजों को हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। अब आते हैं हमारे यूनिट नंबर 4। इसमें ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिटर द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है, उसके बाद टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किसका कॉन्सेप्ट, यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उसके ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम आ जाइए एलाइड इशू, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे इसमें, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व के बारे में एलाइड इशूज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा पार्ट 3 का, डिप्रिसिएशन एंड ऑडिट। देखिए बच्चों, वैसे ये चारों पेपर आपका ऑनर्स पेपर है, आपको अच्छे से पढ़िएगा अगर तो एक एक टॉपिक आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पीजी लेवल तक भी पढ़ना है, कहा मास्टर डिग्री में भी पढ़ना है। और अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट बना लेते हैं इन टॉपिकों का तो आप आगे बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हाँ, और एक चीज, मैं जल्द ही इस पे कोई काम आपको करूंगा जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो सके। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।